राहुल गांधी शायद प्रियंका गांधी को पहले ले आते अगर राजनीति में, तो शायद राहुल गांधी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता उन लोगों से लड़ने के लिए जो कांग्रेस को आंतरिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। 3 सवाल भूपेश बघेल के उस बयान के बारे में ही बोलूंगा जिसमें भूपेश बघेल ने बोला कि योगी बहुत बड़ा डरपोक आदमी है बढ़ना चलने के लिए, और देश की एयर इंडिया जिसमें पता नहीं कितने हवाई जहाज हैं वो 18,000 करोड़ में बेच दी। आप बहुत कुछ खो देंगे। जो 8 लोग मारे गए उनके पक्ष के वकील या सरकारी वकील वहां जब सवाल हो रहे थे वहां क्यों मौजूद नहीं थे? देखिएगा वीडियो अच्छी लगी जब दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए इंतजार तो कर रहे होंगे काफी देर से, लेकिन मैं भी आने का इच्छुक था कि आपके बीच में आज लाइव आ जाऊं। लेकिन लाइव की हम प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे और लाइव भी आएंगे आपके बीच में। लेकिन दोस्तों आज बनारस की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी पर सारे पत्रकारों की नजर लगी रही। विश्लेषण का इंतजार आप कर रहे होंगे, लेकिन सही बात तो यह थी कि मैं आज पूरे दिन उन गोदी मीडिया की खबरों को खंगालता रहा, प्रिंट मीडिया की खबरों को खंगालता रहा, जिसमें प्रियंका गांधी के बारे में क्या क्या लिखा जाता है उसके बारे में मेरा जो था ध्यान था। लेकिन साहब आज जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपनी वाराणसी की शुरुआत की, विश्वनाथ मंदिर जाकर के, कुष्मांडा मंदिर जाकर के, और सबसे बड़ा जो था सुपर शॉट उन्होंने मारा जब भवानी मां के उन्होंने जो थे अपने भाषण की शुरुआत में श्लोक बोले। उससे पूरा वातावरण हिंदूमय हो गया और पूरे वातावरण में एक इमोशंस से तैर गए। याद आ गई दादी इंदिरा की। खैर, जब जमाना हाइपर सेंसिटिविटी और बहुसंख्यकवादी चल रहा हो तो ये मतलब ये जो था प्रियंका गांधी का एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने शायद भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी हैं, गोदी मीडिया की नींदें उड़ा दी हैं। गोदी मीडिया जो है उस पार्ट को काट करके वो सारी वीडियो चला रहा है। लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण बात कही, क्या क्या बात कही वो भी मैं सुनवाऊंगा और विश्लेषण भी करूंगा। भूपेश बघेल के उस बयान के बारे में ही बोलूंगा जिसमें भूपेश बघेल ने बोला कि योगी बहुत बड़ा डरपोक आदमी है। इतना खुला बयान एक सीएम का एक सीएम के लिए ये वाकई में एक राजनीतिक मायने रखता है, एक पॉलिटिकल मायने रखता है। इसको समझने की और एनालिसिस करने की जरूरत है, जिसको मोदी मीडिया हिम्मत नहीं कर सकता, जिसके कलेजे में दिल नहीं कि वो इस बयान के बारे में कुछ बोल सके। अभी तक इस बयान के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई होगी भूपेश बघेल के। लेकिन बात कर रहे हैं हम प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने आज एक तीर से कई निशाने साध दिए। उन्होंने जो मुख्य बातें थी उनके बारे में बात करूंगा, अंश भी सुनवाऊंगा वो आपको। उनकी मुख्य बातें थी कि मोदी जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ में खरीदे अपने लिए चलने के लिए, और देश की एयर इंडिया जिसमें पता नहीं कितने हवाई जहाज हैं वो 18,000 करोड़ में बेच दी। यह है मेन बात जो सवाल उठाती है मोदी जी के उस इरादे पर, उस नारे पर जिसमें बोलते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार तो अमित शाह के बेटे से लेकर के, अदानी से लेकर के हर जगह चल रहा है, लेकिन सरकार भी भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए तब क्या कहने। ईडी, आईडी, मुंसिफ भी सब यही, तो फिर जांच कौन करेगा? उसके बाद दूसरी एक बात बोली, किसी ने पीछे से आवाज लगाई भाषण देते वक्त, चुनाव है। प्रियंका गांधी बहुत सीरियसली बोली, चुनाव का वक्त नहीं, देश को बचाने का वक्त है। और ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना मल्लाह सुरक्षित है, ना जाट सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित हैं। लड़ने की जरूरत है। इतना तो मानना पड़ेगा दोस्तों कि दोनों भाई बहन हैं डेयर। राहुल गांधी शायद प्रियंका गांधी को पहले ले आते अगर राजनीति में, तो शायद राहुल गांधी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता उन लोगों से लड़ने के लिए जो कांग्रेस को आंतरिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। G23 के वो नेता जिनका बयान एक बार भी प्रियंका गांधी के बयान पर नहीं आया, लेकिन जो साथ हैं वो साथ हैं और पंजाब की सरकार किसानों के साथ है। लेकिन यहां प्रियंका गांधी ने एक तीसरी बात भी कही। प्रियंका गांधी ने कहा हम लड़ेंगे, हटेंगे नहीं, और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। एडिट किया हुआ हिस्सा दिखाता हूं
प्रियंका गांधी का भी और भूपेश बघेल का भी, जिसमें भूपेश बघेल ने सीधे सीधे योगी पर सीधे आक्रमण कर दिया, ये कह के ये इतना बड़ा डरपोक है, इसने मुझे बाहर नहीं आने दिया एयरपोर्ट से, इतना डरपोक मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। तो फिर अब बारी है उस एडिट किए हुए उन भाषणों को सुनने की जो मेन पक्ष हैं, कैसे प्रियंका ने महफिल का रुख पलट दिया और किस तरह से क्या हुआ। पहले भाषण सुन लीजिए, उसके बाद बनारस की क्या हालत हुई इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 2500 रुपया क्विंटल देंगे, बिजली बिल आधा करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। आज पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाता है। ये केवल धर्म के नाम से लड़वाना जानते हैं। क्यों लड़वाते हैं जानते हैं? ये गुर उन्होंने अंग्रेजों से सीखा, लेकिन उसके नाम से वोट जरूर मांगेंगे। लेकिन आप चलिए छत्तीसगढ़ देखिए, गौ माता की सेवा हम कैसे कर रहे हैं। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 2 रुपया किलो में गोबर। लखीमपुर में भी 8 लोगों को गाड़ी से रौंदा गया। ये उस मानसिकता के हैं जो उसका विरोध करे गोली से भून देंगे, ट्रक चढ़ा देंगे, गाड़ी से रौंद देंगे। मैं व्रत हूं तो मैं मां की स्तुति से शुरू करना चाहती हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जो सच्चाई मैंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से देखी है, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उसके उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको घर के बाहर निकालकर उन्हें पीटा गया था, उनके बच्चों को धमकाया गया था, उनकी 9 साल की एक पोती को धमकाया गया था, लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है।
जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया, और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है, किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं, और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है, क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला खरबपति कर रहे हैं। इसीलिए मनचाहे ढंग से कीमत घटा दी गई। ये स्थिति पूरे देश में होगी। जब इनके कानून लागू होंगे तो आपकी खेती, आपके फसल सब आपसे छीना जाएगा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलनजीवी कहा, आतंकी कहा। योगी जी ने उपद्रवी कहा, धमकाने की कोशिश की। इसी गृह राज्य मंत्री ने धमकाकर कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आंदोलन करने की कोशिश की तो 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं। 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस,
बाजार आज जो सफाई करते हैं, हमारे देश हमारी शहरों को साफ रखते हैं, उनके प्रति उन्होंने अब शब्द कहे। तो मैं एक बस्ती में गई वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए और उन सब से बात करने के लिए जो इस काम को अपनी आमदनी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। उन सब ने मुझे बताया, मैं घर गई, घर गई, एक घर से दूसरे घर गई, हर घर में मुझे बताया, अपने युवा बच्चे मेरे सामने लाए। किसी ने एमए किया था, किसी ने बीए किया था, किसी ने आईटीआई किया था, किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी एक का रोजगार नहीं था, और जो रोजगार कर रहे थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनका वेतन महीनों से नहीं बढ़ाया गया था। दुखी है जनता, त्रस्त है, नाराज भी है, और नाराज होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी समय प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिन में कमाते हैं, और आपकी आमदनी एकदम बंद है। कोरोना के समय तमाम छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी, तमाम लोगों को अपने काम बंद करने पड़े, अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, अपने व्यापार बंद करने पड़े। क्या सरकार ने कोई राहत दी? कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ आपको नहीं होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। आप बताइए कितने के हो सकते हैं ये हवाई जहाज? सब मालूम है, सब पता है। एक हवाई जहाज 8000 करोड़ का था, 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के? और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची? अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची? 18,000 करोड़ में बेची। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों। अब बनारस में माहौल जो है बहुत तेजी के साथ बदलता है, और माहौल इस तरह से बदला है बाजारों का कि न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स जो थे अपने सर मारते फिर रहे हैं। उनको कोई एक दो इक्का दुक्का बीजेपी के कार्यकर्ता अपने कैमरे के सामने बिठाने पड़ रहे हैं, जिसमें योगी की तारीफ और मोदी की तारीफ करवानी पड़ रही है, और वो लोग इस खेल में महारथी हैं, वो कराएंगे। आया इमरान प्रताप गढ़ी का तूफान। इमरान प्रताप गढ़ी का लास्ट में रखा गया था भाषण, और जो नज़्म सुनाई भाई बाकी दिल खुश हो गया। उस नज़्म को भी आप सुनना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा उस नज़्म को, बस रोना मत। मेरा ये कहना है कि अगर आप भावुक दिल के इंसान हैं तो रोइएगा मत उस नज़्म को सुन के, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी ने आज जो बोला वो वाकई में बहुत कमाल था। जान का है सवाल, लोगों की जान का है जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। उत्तर प्रदेश वालों, उस दिन जब प्रियंका जी लखनऊ से निकली तो ऐसा लगा था रात में कि लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी दौड़ रही हैं, चल रही हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेगी।
लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे, जो मैं अगला मिसरा पढ़ने जा रहा हूं कि ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी, वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। लहू लहू इंकलाब लेंगे, लहू लहू इंकलाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, तुम्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मैं बाबा विश्वनाथ की धरती पर खड़ा हूं, मैं भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की सरजमीन पर खड़ा हूं, मैं देश की सबसे बड़े सांस्कृतिक शहर में खड़ा होकर के आखिरी बंद पढ़ता हूं और आभार प्रदर्शित करता हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। जो किसान शहीद हुए हैं, आज ये किसान न्याय रैली है, मैं उनके सम्मान में आखिरी ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं, लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, भी से आली जनाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी को भी आपने सुन लिया होगा, तब आप अंदाज़ा खुद लगाइए दोस्तों। मैं अपने सब्सक्राइबरों से बोलूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने विचार भी इस पर दीजिएगा, लेकिन आप खुद सोचिएगा कि आज बनारस में, बनारस की गलियों में केवल प्रियंका गांधी की चर्चा थी। बनारस के लोगों के बीच प्रियंका गांधी ने घुसपैठ बना ली थी। लोग नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के ज़माने को याद कर रहे थे। ये थी खूबी जिसका इंतजार था। लोग प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से कर रहे थे। ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग माहौल था, जो माहौल बन चुका है। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन असल बात तो यह है कि पूरी यूपी का माहौल बनारस से बदल गया है, और बनारस से इस कदर बदला है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से श्लोक से शुरुआत करती हैं अपने भाषण की और फिर बोलती हैं, अब देश की बात है, चुनाव की बात नहीं है, देश बचाना है तो एक आ जाइए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी और गृह मंत्री के इस्तीफे से पीछे नहीं हटूंगी। ये एक नेता की पहचान होती है, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर दिया। प्रियंका के नेतृत्व में बनेगी यूपी में कांग्रेस की सरकार। ये एक सीधा सीधा सा मैसेज दे दिया गया। भूपेश बघेल का हमला अभी तक मीडिया की हेडलाइन नहीं बना है, लेकिन शायद मेरे इस वीडियो के बाद हेडलाइन बन जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।